Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन इस चैप्टर्स का हमने कवर कर लिया। तो हर बार की तरह अगर देखा जाए तो हमने सारे जो चैप्टर्स, पहला चैप्टर्स जो था, जो सारी एक एक पॉइंट हमने एनसीईआरटी का ड्राइव करके बताया हुआ है, डिस्कस करके बताया हुआ है, डिस्क्राइब करके आपको बताया है, वो सारे हमने कंप्लीट किया हुआ है। कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थोड़ी बहुत। तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा वो क्या प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, तो जितना आपको एनसीईआरटी में है थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसी का सिर्फ अध्ययन करो। अभी आपको बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करना होगा। अभी हर क्लास तक जाने हैं बेटा, तो हाई स्कूल, इंटर, जैसे जैसे आप हर क्लास में बढ़ते रहोगे बेटा, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बायोलॉजी में ही मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आपको 9th का बेस होता है, उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपका बेस मजबूत रहेगा तो वो सारी आगे की चीज़ें बड़ी आपको सिंपल नजर आएंगी। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पिछले लेक्चर्स पे क्या पढ़ा हुआ था बेटा, याद है? कुछ याद है? पिछले लेक्चर्स में हमने क्या आपको अध्ययन किया हुआ था? तो कल हमने आपको अध्ययन किया हुआ था, प्लास्टिक के बारे में बताया हुआ था, और किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, 2 साल सेल ऑर्गेनिज्म का हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में आपको इतना ही कवर करके दे रखा है सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसके बाद आपको नहीं दिया, वो डायरेक्टली सेल डिवीजन पे आ गया है। ठीक है, कोशिका विभाजन की बात कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें एक पॉइंट छूट चुकी है जो एनसीईआरटी ने छोड़ रखा हुआ, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ। वो है कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म? राइबोसोम। याद है? राइबोसोम हमने नाम लिया था ना। तो आपको पता होगा कि राइबोसोम के बारे में जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बताया था, तो उसके आधार पर भी हमने बताया था ना कि किसमें किस टाइप का राइबोसोम पाया था। तो हम आते हैं बेटा अपने इस पॉइंट पे कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो सबसे पहले राइबोसोम को थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म में से एक है, एंड इट इज द अनमेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या कह सकते हो कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास, ध्यान रखिएगा, जिसके पास क्या होता है बेटा कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड करने के लिए नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन क्या होती पाई नहीं जाती। ये विदाउट मेम्ब्रेन के होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप नाम लोगे किसका बेटा? राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन के पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपको क्या होता है, अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम जो होते हैं, वो स्ट्रक्चर हमने बना रखा होगा बेटा, थोड़ा सा देख लो स्ट्रक्चर। वो आपको 2 टाइप्स का पाया जाता है। राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है? तो 2 टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है। एक होता है बेटा 70S, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, क्या कहते हैं? 80S कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 70S एंड 80S। अभी मत कहो कि कोई और बता दे, आपको क्वेश्चन आके हर क्लास का कोई लड़का मिले और बीएससी का किसी और का, वो बताया कि नहीं सर ने तो आपको सिर्फ 2 बताए, सर ने पढ़ा नहीं पाया, राइबोसोम और भी होते हैं। तो वो आपके लेवल का नहीं है बेटा, वो जब बीएससी एमएससी करोगे तो वहां पे जाओ। फिलहाल जो एनसीईआरटी ने अभी तक आपको दिया है, सॉरी जो बुक में पढ़ाया जाता है 9th और 10th तक, वो 2 ही टाइप का 10th तक पढ़ाया जाता है। अगर आपको आश्चर्य होगा, मैं बता दूं तो आपको और भी राइबोसोम होते हैं। 66 टाइप का राइबोसोम होता है, 77 टाइप्स का राइबोसोम होता है, वो अलग चीजें हैं, वो बीएससी वगैरह की बुक में दिया हुआ है। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 70S टाइप का 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम, और क्या होता है बेटा? 80S टाइप का राइबोसोम। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये राइबोसोम जो होते हैं ना, इनकी सब यूनिट पाई जाती है। ये एग्जैक्टली एक यूनिट नहीं है, तो स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि इसकी 2, एक छोटी सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है, अगर बात करें हम 70S की, किसकी बात करें बेटा? 70S राइबोसोम की यदि बात करें, तो 70S राइबोसोम में जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो होती है 30S टाइप की, और जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो होती है 50S टाइप की। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि ये आपको लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, आप लिख सकते हो लार्जेस्ट सब यूनिट, ये लार्जेस्ट सब यूनिट होती है बेटा, ये लार्जेस्ट है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। ठीक,
स्मॉलेस्ट सब यूनिट एंड लार्जेस्ट सब यूनिट। तो ध्यान रखिएगा कि 70s की बात करें तो 70s में जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो 30s टाइप की होती है, और जो क्या कहते हैं लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो आपको होती है कितनी 50s टाइप। तो आंसर सुनिएगा, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है 50s, और कुल मिला के अब आप कहोगे कि सर 50 और 30 मिला के तो 80 हो जाएगा, लेकिन आप बता रहे हो कि इसका 70s, उसका रीजन आपको आर क्लास में मिलेगा, वो आपको रीजन यहाँ पे दे। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट सब यूनिट खाली नाम ध्यान रखिएगा 70s। फिर उसके बाद हम 80s पे आते हैं। 80s में थोड़ा सा आपको है कि इसमें की स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो होती है बेटा 40s टाइप की होती है, और जो लार्जर वाली सब यूनिट होती है वो होती है आपको क्या 60s टाइप की, और उसको हम कहते हैं क्या, ये मिलकर दोनों सब यूनिट बनाते हैं किस टाइप का 80s टाइप का राइबोसोम। तो ध्यान है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो हमने बता रखा हुआ है किस टाइप का 70s टाइप का राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा मिलता है आपको, तो हमने बताया था 70s और 80s दोनों टाइप्स के राइबोसोम। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा उसके प्लाज्मा में जो होता है यूकैरियोटिक के वो जनरली आपको 80s टाइप का मिलता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन अभी हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेशल कैरेक्टर हमने बताया था, और प्लास्टिड का तो उसको हमने बताया था कि उनके पास दोनों सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा उसके पास 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसलिए हम यूकैरियोटिक सेल्स में आपको दोनों टाइप्स के राइबोसोम क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया राइबोसोम का। अब एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि राइबोसोम की जो 70s लिखा हुआ बेटा, ये 70 क्या होता है और यस क्या होता है। तो 70 जो 80 नंबर्स जो दिए गए हैं वो आपको नंबर्स ऑफ अवसादन गुणांक होता है, ठीक है, और उसको हम अवसादन गुणांक को ध्यान रखिए अवसादन गुणांक होता है, और उस यूनिट को हम कैसे दिखाते हैं, तो एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था जिसको कहते हैं स्वेडबर्ग, और यस का मतलब इसीलिए लगाया जाता है 70 है, और यस मीन्स होता है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक याद रहे। यदि आपको यस पूछे कोई कि यस क्या होता है तो आप बताओगे यस इसलिए एक साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया जिसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, और स्वेडबर्ग ने इसको अवसादन गुणांक को सबसे पहली बार राइबोसोम को देखा था, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन डिटेल में देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा उन्होंने उसका अवसादन गुणांक नापा था, इसलिए हम उसके नाम पे आपको यस लगा देंगे, ठीक है। ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, हमने ये आपको डिस्कस किया। अब पॉइंट रह गया कि ये फंक्शन क्या करता है, तो उसको देखते हैं। आते हैं बेटा अपने लेक्चर पे, इसका फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम का आप फंक्शन नोट कर सकते हो बेटा। राइबोसोम का फंक्शन होता है इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी कहते हैं। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे होता है उसकी वो मशीनरी कहलाता है। तो हम कहते हैं सेलों के अंदर ऐसी मशीनरी जो राइबोसोम है जिसके पास ही क्या होते हैं प्रोटीन्स का निर्माण होता है। क्लियर हुआ, वो हम डिटेल में इंटरफान में देखेंगे या फर्स्ट ईयर में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है सेल के अंदर, तो आप बताओ कहाँ पे, राइबोसोम के पास होता है, ठीक है। और वो किसके प्रेजेंस में करता है, तो ध्यान रखिए ये दोनों यूनिट जो हमने बताया था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब यूनिट, ये दोनों अलग होती है, और मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन के वजह से वो क्या होते हैं आपस में आके जुड़ते हैं, और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस जब होनी स्टार्ट होगी तभी वो दोनों यूनिट आके जुड़ेंगी, अन्यथा जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है सेल के अंदर तब वो दोनों सब यूनिट क्या होती है अलग होती है। क्लियर हो गया ना, बस इतना नॉलेज बहुत है। आते हैं अब हम सेल डिवीजन पे बेटा बात करते हैं। ये हमने राइबोसोम पढ़ लिया, दूसरा आपको पढ़ना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। हमने देखा हुआ कि किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए या फिर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बॉडी में क्या होता है ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर में उनकी जो कोशिकाएं होती हैं बेटा वो बार बार क्या होती है डिवाइड करती रहती है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, या तो कोई एक असेक्सुअल क्या था यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसका डिवीजन ही क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे अमीबा हुआ, अमीबा वो विखंडित हुआ, डिवीजन हो गया उसका, एक से दो सेल डाटर बन गई तो वो न्यूली डाटर ही क्या कहलाएंगे, उसकी सेल डिवीजन प्रोसेस ही उसका क्या होगा, आपको रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल ग्रोथ के दो पॉइंट है। ध्यान सेल की ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए सेल का डिवीजन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। और हमने ये भी सेल थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ था, जो विर्चाउ ने आपको बतलाया था, हमने आपको बताया था कि विर्चाउ ने उसमें यही जोड़ा था कि ये नई सेल का आपको ओरिजिन कहाँ से होती है, तो उन्होंने यही सेल थ्योरी में जोड़ा था कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रत्येक नई सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और किसके द्वारा होती है, तो आपको सेल डिवीजन के प्रोसेस के द्वारा होती है। तो ध्यान रखिएगा सेल कैसे डिवाइड करती है, तो सबसे पहले कोई भी सेल डिवाइड करेगी तो उसमें फिर ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, ग्रोथ करती है। और सेल डिवीजन का प्रोसेस बेटा बहुत ही बड़ा है। आपको इंटर फर्स्ट ईयर में बता दूं तो आपको 1 महीने का लेक्चर है पूरे सेल डिवीजन पे, 1 महीने से भी ज्यादा है सेल डिवीजन का, एक चैप्टर से दिया है। लेकिन यहाँ पे 9th में आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, बस थोड़ा सा पॉइंट दिया है इन सारे का, तो हम उतना ही बताएंगे। वो इंटर वाली कहानी तो यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। आपको 1 महीने लगा ले तो आप पूरा चैप्टर कैसे हो गया, और भी बाकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सिलेबस हमारा कहता है हम उसी अकॉर्डिंग टू चलते हैं। ठीक है, तो आते हैं बेटा, तो सेल डिवीजन कैसा प्रोसेस होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के द्वारा ही क्या होते हैं, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब बात रही आप कहोगे सर गैमीट क्या, तो वो सब कहानियां आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम देखते हैं क्या है सेल डिवीजन के प्रोसेस। तो सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। सेल डिवीजन जो होगा वो बेटा आपको कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा माइटोसिस फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जो होता है वो कहलाता है माइटोसिस, जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। और क्या कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए आता है, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए होता है, वो आपको कहलाता है क्या, मियोसिस, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान सुनो। फॉर द ग्रोथ के लिए क्या हो रहा है, फॉर ग्रोथ के लिए आपको क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है सेलों में। ठीक, माइटोसिस डिवीजन होता है। और फॉर रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा जनन के लिए, प्रजनन के लिए। गैमीट का बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैमीट का फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो होता है वो गैमीट या रिप्रोडक्शन की जो हो रहा है उसको कहते हैं बेटा मियोसिस। नोट डाउन करिए, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर हो गया, 2 सूत्र है। तो किसके लिए हो रहा है, वो है, देखिए ध्यान रखिएगा, ग्रोथ के लिए होगा। जैसे बॉडी जब ग्रोथ करती है तो सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही करती है। अब उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन 2 तरह से हमको देखने को मिला है। यहाँ पर हमने फिगर भी ड्रा किया हुआ और दोनों लिखा हुआ। एक आपको फिगर ये वाला मिल रहा है और एक क्या है, बी वाला मिल रहा है। ये बी वाला जो ए वाला जो है वो मियोसिस है, माइटोसिस है, और बी वाला जो है वो बेटा मियोसिस है। तो देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। इनमें एक पैरेंटल सेल जो होती है वो भाग लेती है। तो सबसे पहले वो ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद जब डिवाइड करेगी तो उससे क्या होंगे, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 2 सेल्स बन रही है, देखो एक ये पैरेंटल सेल है, आप लिख लो पैरेंट सेल है, और ये जो होती है ये डॉटर सेल है। डॉटर सेल है, डॉटर सेल्स होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पैरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है, इसमें माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स से बनती है समसूत्री विभाजन में। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये ग्रोथ के लिए होता है डिवीजन। और इनमें जो डॉटर सेल्स होती है पैरेंटल सेल की बिल्कुल क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपी होती है, एक समान होती है। और इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमने फिगर थोड़ा सा ड्रा किया हुआ बेटा ना, ये आप लिख लो, ये क्रोमोसोम्स है। ये आपको क्या है,
क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, उसको गुणसूत्र बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। याद है ना आपको गुणसूत्र क्रोमोसोम का बात बताया था जब न्यूक्लियस पर आ रहे थे, तो हमने क्रोमैटिन बताया था, क्रोमैटिन के बाद हमने बताया था क्या आपको बेटा, क्रोमोसोम नाम दिया था। तो जब क्रोमैटिन वही क्रोमोसोम का रूप ले लेती है जब वो सेल क्या होती है, सेल डिवीजन में भाग लेती है, तो वो लेक्चर के दौरान बताया था। तो सेल डिवीजन में जैसे भाग लेती है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, डेंस दिखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब इसके नंबर्स आपको गिन सकते हैं उसको आसानी से। तो यदि हमने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग की सेल में आपको 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्लियर है। तो इनमें जब सेल्स डिवाइड होगा, हमने समझने के लिए इंसर्टिंग दे रखा होगा, तो मान लीजिए एक पैरेंटल सेल में आपको कितनी सेल है, 4 क्रोमोसोम है, 4 नंबर्स में क्रोमोसोम है, और वो पैरेंट सेल जब माइटोसिस में भाग लेती है तो वो आपको 2 पैरेंट सेल बनाती है, 2 डॉटर सेल बनाती है, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, किसके, पैरेंट सेल के। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। और किसके लिए हो रहा था, ग्रोथ के लिए, नाम याद रखिएगा। दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं एनिमल्स, जो ऑर्गेनिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, मेल एंड फीमेल अगर सेपरेट रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग जनरली सेपरेट रहता है, फीमेल अलग होती है, मेल अलग, मतलब आपको पुरुष अलग होता है, स्त्री अलग होती है। तो मेल की बॉडी में क्या होता है कि मेल गैमेट बनता है, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट, और उनके गैमेट के फ्यूजन से क्या होगा, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, दोनों के फ्यूजन से। तो कंडीशन क्या होता है, उनके लिए गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल में जो गैमेट बनेगा उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल में एक गैमेट बनता है ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। तो अब देखिएगा वो गैमेट कैसे बनते हैं, उन गैमेट को बनाने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, मियोसाइट्स कहते हैं, जो मियोसिस में भाग लेते हैं। तो उतना ज्यादा डिटेल में जाओ, तो एक सेल जैसे हुई, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये आपको भाग लेती है, और ये जो सम अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। उसका पहला स्टेज बिल्कुल आपको क्या होता है कि बिल्कुल, सॉरी एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा डाउट हो गया बेटा, इसमें आपको एक एक घटा दूं। इसमें आप क्या करो बेटा, इसमें थोड़ा सा डबल स्ट्रक्चर दिखाओगे, ऐसे समझ, आगे समझिए। इसमें क्या होता है बेटा, पैरेंटल जो सेल होगी वो आपको मियोसिस फर्स्ट, इसमें 2 कंप्लीट करेगा, 2 स्टेज में होती है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान इनमें क्या होगा, जो गुणसूत्रों के नंबर्स होंगे उनके डॉटर सेल में क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे 4 आपको नंबर्स में मिल रहे हैं, यहाँ पर हमने कितना का, 2 ही नंबर्स में, क्लियर हो ना। यहाँ पे 4 नंबर्स में मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 ही नंबर, जबकि इसके डाटा सेल में तो बिल्कुल एक समानता है। यही अंतर है बेटा माइटोसिस और मियोसिस में। तो इनमें क्या हुआ, फिर फर्दर क्या होती है, मियोसिस सेकंड होती है, जिसके दौरान आपको क्या होता है बेटा, आपको 2 सेल तो पहले बनी हुई, मियोसिस फर्स्ट के दौरान 2 सेल बनी हुई, एक सेल आपको भाग ली मियोसिस में, 2 सेल बनी, फिर फर्दर वो सेल आपको मियोसिस सेकंड में भाग ली, तो आपको कितनी सेल बनी, 4 सेल। तो अर्थात आप कह सकते हो माइटोसिस के द्वारा आपको 2 ही सेल का निर्माण होता है, और मियोसिस के द्वारा आपको क्या होती है, 4 सेल्स का निर्माण होता है, 4 डाटा सेल्स मिलते हैं। मियोसिस में जो 4 डाटा सेल्स मिलते हैं उनके क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं बेटा, हाफ होते हैं, आधा होते हैं। गुणसूत्र के नंबर क्या होते हैं, आधा होते हैं, जबकि माइटोसिस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है। और माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मियोसिस रिप्रोडक्शन या गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। तो क्लियर हो गया आपका लेक्चर बेटा, आपका यहाँ पे आपको आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, पूरी कहानी दे देंगे, और आपको एक दिन मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको एक दिन मैं टेस्ट ले लूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको अगले दिन में, कल तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, आज लेक्चर देख लीजिएगा, कल हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आपका टेस्ट लेंगे, और पहले से आप प्रिपेयर रहिए, और हमको उसका सारा आंसर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आपको कुछ नाम बता देते हैं सेकंड चैप्टर का। हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, ऊतक का सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
लेकिन फिलहाल हम पूरी फॉर्मेलिटी और आपका नोट चेक करेंगे, सारी चीज़ें, और आप नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और चेक करवा देंगे। क्लियर है? तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।